हेलो फ्रेंड्स, गो फास्ट में आपका स्वागत है। आज हम सिंधु सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसे सिंधु सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी के आसपास के इलाकों में यह सभ्यता के नगर पाए गए थे, इसलिए इसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है। और हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो इसके महत्वपूर्ण नगरीय स्थल है, इसलिए इसे हड़प्पीय सभ्यता भी कहा जाता है। 150 साल पहले पंजाब में रेलवे लाइन की बिछाई चल रही थी, उस दौरान यह पूरा स्थल मिला। आज से 4350 साल पुरानी यह सभ्यता है। 2350 बिफोर क्राइस्ट से 1750 बिफोर क्राइस्ट यानी कि ईस्वी सन पूर्व 2350 बिफोर क्राइस्ट से 1750 बिफोर क्राइस्ट में यह सभ्यता पाई गई थी। उसमें ईस्वी सन के शुरू होने के बाद के 2000 हम ऐड करें तो आज से 4350 साल पुरानी यह सभ्यता है, यह हम कह सकते हैं। यह सभ्यता भारत में जब आर्य प्रजा आई उसके पहले की सभ्यता है। भारत और पाकिस्तान में उसके कई स्थल पाए गए हैं। यह स्थल ज़्यादातर उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में और पाकिस्तान में पाए गए हैं। भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। आधुनिक पाकिस्तान में पंजाब और सिंध प्रांत में यह नगर पाए गए हैं। महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। आधुनिक पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहेंजोदड़ो स्थित है। भारत में इस नगरीय व्यवस्था का सबसे बड़ा नगर है राखीगढ़ी, जो हरियाणा में आया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में राखीगढ़ी है वो इस सभ्यता का सबसे बड़ा शहर है जो हरियाणा में आया हुआ है। इस सभ्यता की एक महत्वपूर्ण बाबत एक और है जो आप यह चित्र में मैंने दर्शाया है उससे देख सकते हो। चित्र में यह भाग और यह भाग को देख के आपको पता चलेगा। ऊपर का भाग मैंने छोटा बनाया है और ऊंचाई पर रखा है। नीचे का भाग मैंने बड़ा रखा है और नीचे के भाग में रखा हुआ है। तो इससे हमें जानकारी मिलती है कि इस सभ्यता के नगर दो भागों में या उससे ज़्यादा भागों में बटे हुए थे, विभाजित हुए थे, मगर ज़्यादातर नगर दो भागों में ही विभाजित थे। एक भाग ऊपर था जिसे पश्चिमी भाग कहा जाता था और दूसरा भाग नीचे था जिसे पूर्वी भाग कहा जाता था। पश्चिमी भाग छोटा था और ऊंचाई पर था। पूर्वी भाग बड़ा था और निचले इलाके में था। पश्चिमी भाग जो छोटा था, ऊंचाई पर था, उसे नगर दुर्ग कहा जाता था। पूर्वी भाग जो बड़ा था, निचले इलाके में था, उसे निचला नगर कहा जाता था। इससे हमें पता चलता है
कि यह नगरीय व्यवस्था के नगर दो भागों में विभाजित थे, दो या उससे ज़्यादा भागों में भी विभाजित थे। उसका उदाहरण है धौलावीरा नगर जो गुजरात में स्थित है। वह नगर 3 भागों में विभाजित था। धौलावीरा नगर को स्थानिक भाषा में कोटड़ा टिम्बा भी कहा जाता था। इस नगर व्यवस्था के मकान पक्की ईंटों के बने हुए थे। उससे हमें उस समय की आधुनिकता का ख्याल आता है कि उस समय भी लोग पक्की ईंटों के मकान बनाते थे। आगे हम मोहेंजोदड़ो का स्नानागार के बारे में पढ़ेंगे। इस चित्र में आपको दिख रहा है उस तरह पुरातत्वविद मोहेंजोदड़ो के स्नानागार को महान स्नानागार के नाम से बुलाते थे। मोहेंजोदड़ो का स्नानागार, उसका नाम है पुरातत्वविदों के अनुसार महान स्नानागार। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यह स्नानागार में उतरने के लिए दो बाजू सीढ़ियाँ थी। दोनों तरफ की सीढ़ियों से इस स्नानागार में उतरा जा सकता था। इस स्नानागार के चारों ओर मकान थे, कमरे थे, जो वीआईपी के लिए स्नान के लिए उपयोग में लिए जाते थे। वीआईपी यानी कि विशिष्ट मेहमानों के स्नान के लिए यह महान स्नानागार उपयोग में लिया जाता था। इस स्नानागार में 3 लेयर थी। स्नानागार को बनाने के लिए 3 लेयरों में काम किया गया था। ईंटें थी, ईंटों के ऊपर प्लास्टर किया गया था और प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत बनाई गई थी। इससे पानी लंबे समय तक इस स्नानागार में टिका हुआ रहता था और स्नानागार मजबूत था। इस नगरीय व्यवस्था के नगरों में से कई चीज़ें मिली है। कीमती पत्थर मिले हैं, अग्निकुंड मिले हैं, मापतोल के साधन मिले हैं, कई चीज़ें मिली हैं। उसी तरह कालीबंगा और लोथल में से अग्निकुंड मिले हैं जो हवन के लिए उपयोग में आते थे। तो कालीबंगा और लोथल में अग्निकुंड मिले हैं। नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। 1 और 2 माले के नगरों के घर आमतौर पर होते थे। हड़प्पा के लोग बहुमूल्य चीज़ों की आयात करते थे। ये लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी करते थे। आसपास के देश में, विदेश में, नज़दीकी प्रदेशों में सब तरह वो आयात और निकास करते थे। जैसे कि तांबा राजस्थान और ओमान से आयात करते थे, टीन ईरान और अफगानिस्तान से, सोना कर्नाटक से और बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आयात करते थे। तो तांबा कहाँ से आयात करते थे? राजस्थान और ओमान से। टीन ईरान और अफगानिस्तान से, सोना कर्नाटक से और बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से आयात करते थे। तांबा और टीन का मिश्रण करके उन्होंने अपने अंतभाग में कांस्य धातु का भी निर्माण किया था। कांस्य धातु में से सुई और नृत्य मूर्ति है, जो नर्तकी की नृत्य मूर्ति है, वो कांस्य धातु में से बनी हुई है, जो सिंधु सभ्यता में पाई गई है। तो सिंधु सभ्यता में पाई गई सुई और नृत्य मूर्ति कांस्य धातु की है। सुई एक और धातु से चीज से बनी हुई है जो हाथी दांत है। हाथी दांत की भी सुई बनाई गई थी। हथियार जो शिकार करने के लिए हथियार उपयोग में लेते थे, वो हथियार तांबा और पत्थर के थे। तांबा और पत्थर के हथियार
उपयोग में लिए जाते थे। इससे हम कह सकते हैं कि तांबा, टीन, सोना, पत्थर, कांस्य, कांसा और चांदी, इससे यह लोग परिचित थे। मगर लोहे की कोई जानकारी नहीं है कि लोहे से ये लोग परिचित थे। आयरन से ये लोग परिचित नहीं थे। मापतोल के साधन सोना, चांदी, तांबा, कांसा से परिचित मिट्टी के बर्तन थे। तांबे और हाथी दांत की सुई थी। हमने आगे कहा कि तांबे और हाथी दांत की सुई थी। आगे हम देखेंगे गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। मछली पकड़ते थे खुराक के लिए, हिरण का शिकार करते थे। तो इससे हम कह सकते हैं कि इस सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी थे। सिंधु सभ्यता के लोग शाकाहारी और मांसाहारी थे। वो कुत्ता, बिल्ली, हाथी, बैल और गैंडा से परिचित थे, क्योंकि इसकी प्रतिकृति कई साधन खिलौनों पर मिली है। इससे कहा जाता है कि वो कुत्ता, बिल्ली, हाथी, बैल, गैंडा से परिचित थे। मगर घोड़ा, शेर, गाय और ऊंट की कोई जगह पर प्रतिकृति या चित्र पाया गया नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कहा जाता है कि वो घोड़े से परिचित नहीं थे, मगर जो टाइगर यानी कि बाघ और लेपर्ड से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के बारे में कहे तो यह सभ्यता भारत में उत्तर और उत्तर पश्चिमी इलाकों में फैली हुई थी। भारत में यह सभ्यता उत्तर में मांडा, जम्मू कश्मीर, दाइमाबाद जो महाराष्ट्र में है वहाँ तक फैली हुई है। उत्तर में मांडा से दक्षिण में दाइमाबाद तक, पूर्व में आलमगीरपुर यूपी से, पश्चिम में सूत्का गैंडोर बलूचिस्तान तक फैली हुई ये सभ्यता है। उत्तर में मांडा से दक्षिण में दाइमाबाद तक और पूर्व में आलमगीरपुर से पश्चिम में सूत्का गैंडोर तक फैली हुई ये सभ्यता है। इस सभ्यता के लोग अपनी अलग लिपि में लिखते थे। वो लिपि को भावचित्रात्मक लिपि कहा जाता है। भावचित्रात्मक लिपि थी जो राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर लिखी जाती थी। उसे बुस्टोफेस्ट कहा जाता है। जो राइट साइड से लेफ्ट साइड तक लिखी जाती थी वो लिपि को बुस्टोफेस्ट कहा जाता है। वो भावचित्रात्मक लिपि इस सभ्यता की खूबी है, मगर ये अभी तक अनसॉल्व्ड है, कोई इसे जान सका नहीं है। सिंधु सभ्यता के दो महत्वपूर्ण नगर हमने आगे भी कहा, उस तरह दो महत्वपूर्ण नगर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है तो रावी नदी के किनारे, और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। इसके हड़प्पा के उत्खनन करता है दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो के उत्खनन करता है रखालदास बैनर्जी। हड़प्पा में से ईंटें मिली है तो मोहनजोदड़ो में से ईंटें और मुद्राएं दोनों मिली।
सिंधु सभ्यता के दो महत्वपूर्ण नगर है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, और भारत में सबसे बड़ा नगर है राखीगढ़ी। इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है राखीगढ़ी, जो हरियाणा में स्थित है। विश्व की सबसे पुरातन सभ्यता है मेसोपोटामिया की सभ्यता है। इस मानचित्र में आप देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है और हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। धौलावीरा गुजरात में स्थित है और राखीगढ़ी जो हरियाणा में है, जिसके बारे में हमने पढ़ा, ये सब नगर के बारे में आप इस मानचित्र में देख सकते हैं। मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार के जिसकी दो तरफ अंदर उतरने के लिए सीढ़ियां है, वो भी आप इस चित्र में देख सकते हैं। उसके बाद मापतोल के जो साधन थे, बाट थे, वो भी आप देख सकते हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोग मापतोल के लिए बाट का उपयोग किया करते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग इस सभ्यता में नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो बच नहीं पाए हैं, क्योंकि वो लकड़ी के बनाए गए थे और वो मिले नहीं हैं, मगर खिलौनों के जो हल होते हैं वो प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा काल के हल मिले नहीं हैं, मात्र खिलौनों के रूप में ही मिले हुए हैं। यह वीडियो आपके लिए जो उपयोगी साबित हुआ हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब